हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर इमेज। जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम क्लास 10th 2024 विज्ञान का महत्वपूर्ण वायरल पेपर है। ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो जो अनुक्रमांक सबसे ऊपर आपको लिखना होता है और यहाँ पे आपका नाम डालना होता है। ऐसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। तो आप लोगों का सेट ये है और कोड नंबर आपका 931 है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में आने वाला है पेपर। ठीक है, तो पूर्णांक आपको 70 नंबर का मिलेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो पूरे में से पूरे नंबर आपको आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो समय मिलता है आपको 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण सेशन की। तो जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट मिलते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। और निर्देश में क्या होता है, आपको सभी प्रश्न जो है अनिवार्य हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हो कि प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको OMR सीट जो मिलती है उस पर आपको देना होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो आप लोग तैयार कर लेना इस सभी प्रश्नों को। पूरा वीडियो में हल करके बताऊंगा सभी प्रश्नों को। ठीक है, अगर आप सबसे मेन पॉइंट आपके लिए ये होता है कि अगर आपने प्रत्येक खंड के निर्देश पर केवल प्रदत्त ओम आर उत्तर पत्रक पे ही उत्तर दें। ओम एम आर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर आपने एक बार उत्तर दे दिया तो उसे काटे नहीं, ना ही आप व्हाइटनर इरेजर का प्रयोग करें। ठीक है, ये बात याद रखना, वरना आपका जो है गलत माना जाएगा। ठीक है, बाकी सब आप निर्देश पढ़ लेना, आपको 15 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो 20 अंक का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उपखंड आपका का है। तो पहला प्रश्न बोला गया, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या बतानी है जिसकी आपको फोकस दूरी दे रखी है। अगर आपको फोकस दूरी दे रखी है, कितनी है, फोकस दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आपकी कितनी है, फोकस दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो जो एफ दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला है, वक्रता त्रिज्या। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, एफ बराबर आर बटे 2। आपसे आर पूछिए, तिरछी गुणा करोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका 2r। आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हो जाएगी क्या, ध्यान देने वाली बात है। वक्रता त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से जब तिरछी गुणा करोगे तो r बराबर हो जाएगा आपका 2f। कितना हो जाएगा, 2f। तो r बराबर हो जाएगा 2 गुणा f, कितना है 10, यानी कि 2 ढाई 20, कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम में करके आना, सारे प्रश्नों को हल करके, तभी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला गया, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बताइएगा। नीला, हरा, लाल, बैंगनी। तो प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आप सभी जानते हो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा विव की ओर। क्या पढ़ा है, विव की ओर। लास्ट में बी आता है और शुरुआत में आपका बी बैंगनी आता है और लास्ट में आता है आपका आर। आता नहीं आता, बैंगनी और लाल, इन्हीं में से आपका कोई आंसर होगा, या तो बैंगनी होगा या तो लाल होगा। आपसे पूछा प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, तो वो होता है आपके लाल रंग का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का। सबसे ज़्यादा पूछे तो बैंगनी रंग का। ठीक है, सबसे कम तो लाल रंग का प्रकीर्णन होगा और सबसे ज़्यादा होगा आपका बैंगनी रंग का। ठीक है, समझ गए ना प्रश्न, याद रखना आप लोग, आपसे कभी सबसे ज़्यादा का भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बोला, विद्युत शक्ति का मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। तो इसमें आपको जो तीसरा प्रश्न है बताना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। देखो, वोल्ट होता है आपका विभवांतर का, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही आंसर है। सभी का मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा आपका वाट। चलिए, और विभवांतर का होता है वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम। याद रखना। चौथा प्रश्न बोला किसी चालक में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो आवेश की मात्रा आपको जो है बतानी है क्या होगी। तो क्या होगी आपकी आवेश की मात्रा। देखो आवेश बराबर क्या होता है, आपको आई दे रखा है। आई कितना दे रखा है आपको 2 एम्पीयर, लेकिन नहीं, और क्या दे रखा है समय। समय टी दे रखा है आपको 2 सेकेंड। आपसे क्या पूछी आवेश। आवेश क्यू बराबर क्या होता है आपका आई टी, ठीक है। तो क्यू कितना है निकालना है आपको। आई कितनी है 2 और टी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 कूलाम। कितना हो जाएगा 4 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आवेश की मात्रा कितनी होगी 4 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला गया पांचवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वोल्ट, वेबर, वेबर प्रति वर्ग मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का आप लोग सही आंसर बताइएगा। तो क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये विभवांतर का होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और चुंबकीय क्षेत्र का होता है वेबर प्रति वर्ग मीटर, ये होता है। याद रखना, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये वाला यही लिखा हुआ है, तो ये तैयार रखना आप लोग, ठीक है। बहुत आता है एग्जाम में आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर पीड़ित व्यक्ति को प्रयुक्त किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए आप लोग कौन सा जो है लेंस प्रयोग करने वाले हैं। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण लेंस, ठीक है। तो क्या प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तब आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हो, दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है, बहुत आता है ये प्रश्न। बोला गया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो तो आप जानते हो कितनी होती है, अनंत, अनंत होती है। लेकिन एक कंडीशन अनंत ये क्यों होती है, इसलिए होती है कि अगर आप दर्पण से, अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। इसी कारण जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर होती है, क्योंकि आप लेंस दर्पण का सूत्र लगाओगे 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तब क्या होता है बी और यू आपस में बराबर हो जाते हैं तो कट जाते हैं, ठीक है। तभी इसी कारण जो फोकस दूरी होती है वो क्या आ जाती है आपकी अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आठवां बोला शुद्ध जल का पीएच मान है, यह विलयन है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो आप सभी जानते हो कितना होता है 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान अगर 7 है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का अगर पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना 7 है, ये विलयन है, तो कैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी जल का पीएच मान 7 हो तो विलयन होता है आपका उदासीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है। लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। तो बताइएगा कौन सी जो है धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। देखो लोहा भी करती है, जिंक भी करती है, मैग्नीशियम करती है, तो कौन सी नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। कॉपर जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए, 10वां बोला गया एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है। एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम आपको बताना है, ठीक है। क्या है,
देखो एसिटिक अम्ल का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, एसिटिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, तभी आप जो है बता पाओगे कि एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदी नाम क्या है। देखो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका CH3COOH। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप बताओ इसमें कार्बन कितने, एक हैं दो हैं, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं आप लोग, एथ बोलते हैं। और क्या है, इनके भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, और ये CHO ग्रुप, COOH ग्रुप है तो क्या लगाओगे, ओइक अम्ल। क्या लगाने वाले हो आप लोग, ओइक अम्ल। क्या लगाने वाले, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा आपका, एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। कौन सा असंतृप्त है, एथेन, मेथेन, इथिलीन या आपका एथिल एल्कोहल। देखो संतृप्त आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होते हैं कार्बनिक यौगिक, जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त क्या होते हैं जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड हो और क्या हो, सेकंड बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड हो और क्या हो आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये होते हैं आपके असंतृप्त। तो किसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एथिल अल्कोहल में तो होता नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, मेथेन का होता है CH4, एथेन का होता है C2H6। ठीक है, तो इसमें तो होता नहीं। एथिलीन का क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो किसमें आया आपका एथिलीन। तो एथिलीन आपका सही आंसर है। ठीक है, तो असंतृप्त यौगिक कौन सा है आपका, एथिलीन। 11वीं का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, बताओगे आप लोग, बताओ आर्सेनिक तत्व है, कैसा तत्व है, धातु, अधातु, उपधातु या अक्रिय। तो आप सभी जानते हो जो आर्सेनिक होता है AS, वो होती है आपकी उपधातु। क्या होती, उपधातु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है बिल्कुल। कैसी होती है आपकी, उपधातु। ठीक है, नेक्स्ट, धावन सोडा की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो धावन सोडा की प्रकृति आप सभी जानते हो, वो होती है आपकी क्षारीय। कौन सी होती है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उपखंड का, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है कहाँ से आता है, दाहिने अलिंद से, बाएं अलिंद से, दाएं नीले, बाएं नीले से या दाहिने नीले से। तो आप बताइएगा फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है। 14वें का सही आंसर तो वो आता है आपका बाएं अलिंद से। कहाँ से, बाएं अलिंद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ से आता है, बाएं अलिंद से। इसके बाद 15वां, मानव वक्र का कार्य होता है। तो बताना है श्वसन, प्रोटीन, हार्मोन संश्लेषण या उत्सर्जन। तो मानव वक्र का क्या कार्य होता है, तो आप सभी जानते हो जो किडनी होती है वो क्या करती है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है, क्या करती है, उत्सर्जन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न, बोला गया कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, फिरोमिन, जिब्रेलिन, हेपेरिन या इंसुलिन। तो कौन सा पादप हार्मोन है, तो वो है आपका जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। पादप हार्मोन कौन है आपका, जिब्रेलिन। ठीक है, चलिए 17वां देख ले आप लोग। बोला गया है निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्ड वाहिनी। तो कौन सा आपका मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, देखो अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है और डिम्ड वाहिनी भी होती है आपकी मादा की, लेकिन मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, वो है आपका शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 18वें, बोला गया परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग या गर्भ समापन।
तो परिवार नियोजन की जो वो स्थायी विधि है वो है आपका वेसोटॉमी। ठीक है, क्या है? वेसोटॉमी। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग नसबंदी या नलबंदी। ठीक है ना, चलिए समझ गए ना, नसबंदी या नलबंदी आपको कहते हैं वेक्सीटोमी को। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें जो है नस काट के साइड में कर दी जाती, बंद कर दी जाती डॉक्टरों के द्वारा, इसे ही बोलते हैं हम लोग नलबंदी या नसबंदी। इसके बाद डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, पेप्टाइड बंध या सहसंयोजी बंध। तो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो जोड़ते हैं आपके हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन जोड़ता है आपका? हाइड्रोजन बंध। कौन जोड़ता है आप लोगों को? हाइड्रोजन बंध। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न बोला गया, जीन बने होते हैं एंजाइम के, प्रोटीन के, डीएनए के या आरएनए के। तो जीन वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके डीएनए के। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। किसके बने होते हैं? आपके डीएनए के, याद रखना। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये फार्मूला होता है पूरा डीएनए की फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म। चलिए, अब जो है आपका जो है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको प्रश्न बोला गया 4 अंक का आता है ये। ठीक है, टोटल आपके 50 अंक के पूछे जाएंगे, सभी के अंक जो है सम्मुख हैं। ठीक है, सभी आप लोग चेक कर लीजिएगा। बोला गया निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है? इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेना। निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष। इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आप इतना लिख दोगे 4 अंक आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया है आसानी से। चलिए, प्रश्न 2 बोला गया एक लंबे धारावाहिक चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या बतानी है आपको? बी बतानी है। क्या दे रखा है आपको? आई दे रखी है 20 एम्पीयर। ठीक है, और जो आपकी आर दे रखी है कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या फार्मूला लगाओगे आप? तो बी का जो फार्मूला होता है वो आप लगाते हो μ0/2 पाई I/R। I/, क्या लगाते हो? R। यही लगाते हो ना, है कि नहीं? चलिए, क्या लगाते हो? I/R। तो लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये वाला फार्मूला होता है आपका B = μ0/2 पाई I/R। तो आप μ0/2 पाई का मान कितना होता है? वो होता है आपका 2 × 10⁻⁷ ये होता है। और गुणा I कितना है आपका? 20। और R कितना है आपका? 10⁻⁻2। और क्या है? 10 गुणा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 आपका ये कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 2⁻⁻2 ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁵। ठीक है, क्या मात्रक होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 4 × 10⁻⁵। ठीक है, चलिए इसी तरह के आप लोग हल करोगे, पूरे 4 अंक आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बोला गया एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है। किरण आ रहे खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, ये वाला आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि ओम के नियम लिखिए। ओम का नियम लिखना, इसके सत्यापन हेतु प्रयोग का वर्णन कीजिए। 6 अंक का आएगा, अथवा कोई नहीं आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है। एक घर में 100 वाट 10 वाट बल्ब, 60 वाट के 5 पंखे, 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है। प्रतिदिन सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते हैं। 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। प्रति 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का जो है मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार करना, एग्जाम में आपके आता है। इसके बाद उपखंड खा
बोला गया है मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? धातु व उसकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है? पेतर का संगठन लिखिए। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है, कर लेना तैयार आप। कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपका। ठीक है ना, सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। निम्न में टिप्पणी लिखिए। विकृत ग्रंथि का एस्टीकरण पे आपको टिप्पणी लिखनी है और इनके आपको आयुपेशी नाम लिखने हैं। एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल के आयुपेशी नाम लिखने हैं आपको 6 अंक के। 3 अंक का एक प्रश्न है आपको। ठीक है ना, और क्या है, निम्नलिखित अपक्रिया को आप लोगों को संतुलित करना है। ये अपक्रिया आपको दी हुई है पूरी, अथवा में आप ये कर सकते हो, आपको 6 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका आपको संतुलित समीकरण बनाना है। ठीक है, तैयार कर लेना आप लोग। चलिए, मैंने आपको पूरा वीडियो बना रखा है कि संतुलित समीकरण कैसे करते हैं, आप लोग जाकर देख लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद उपखंड का बोला गया धमनी और सिरा में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है धमनी और सिरा में अंतर, 4 अंक का। निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। विखंडन पर लिख देना, या मोकलन पर लिख सकते हो, या पुनरुद्धु भवन पर लिख सकते हो। इन 3 में से आप किसी ये 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हो। 2 अंक की है, 4 अंक का आपका हो जाएगा। 10वां प्रश्न बोला गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, आपको एक उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, 10वां प्रश्न 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा, तैयार करना। इसके बाद आपका आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मेंडेल के आनुवंशिकता नियमों की विवेचना कीजिए, अथवा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का है। इन दोनों में से आपको एक तैयार करके लिखना होता है एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। यही आपके महत्वपूर्ण वायरल पेपर था और यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ऐसा ही। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।